तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में रिलीज हुई एक मूवी ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन को, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिनके बारे में मैं एंड में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और ना दिमाग को चकरा देने वाली ये मूवी है। ये एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। बाकी मैंने हाल ही में एलिजाबेथ ओल्सन यानी कि स्कारलेट विच AKA वांडा की एक मूवी एक्सप्लेन करी है, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। तो अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेम्स होता है। वो एक कंपनी के अंदर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, जहां पर वो तरह तरह की टेप्स और वीडियोस को देखा करता था और उनका डेटा यहाँ पर इकट्ठा करता था। उन चीजों को सही करना, एनालाइज करना, बहुत सारी चीजें वहां पर थी। लेकिन उसका जो मेन प्रोफेशन था ना, वो पुरानी टेप्स को एनालाइज करके आगे ट्रांसफर करना था। और मूवी की शुरुआत 1999 से होती है। तभी आगे हम जेम्स को देखते हैं जो कि एक फुटेज को देख रहा होता है, जहां पर वो एक लड़की के पीछे भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ही वो जो लड़की होती है ना, उसका चेहरा जो होता है वो बिल्कुल एक मास्क पहनी हुई लेडी जैसा हो जाता है, जो कि पीछे मुड़कर उसको देखती है। और असल में ये उसकी वाइफ हैना थी, जो कि आज से 3 साल पहले गायब हो गई थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उसको इस चीज का नाइटमेयर वगैरह आ रहा था। अब इस चीज से कोप अप करने के लिए वो एक थेरेपी सेशन में भी बैठा होता है, जहाँ पर और भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया होता है। जहाँ पर एक और लेडी भी होती है जो कि उससे बात भी करती है कि उसका हस्बैंड भी ऐसे ही एक दिन गायब हो गया था। उसका ये कहना था कि उसकी लाइफ बहुत ही खराब हो गई थी और वो हमेशा ही आंसर्स को ढूंढती रहती थी। लेकिन उसको अब रियलाइज हो गया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर ना ही मिले तो बेटर है, क्योंकि उसके चक्कर में आपकी खुद की जिंदगी मेस्ड अप हो सकती है। साथ ही साथ हम जेम्स की रिस्ट पर एक टैटू को भी देखते हैं, जो कि उसकी वाइफ हैना की मिसिंग डेट थी। खैर अगले दिन हम ये देखते हैं कि जेम्स कुछ ब्रॉडकास्ट टेप्स को देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ही सिग्नल इंट्रूजन हो जाता है। तभी जेम्स को ये पता चलता है कि जो सिग्नल है इसको हैक कर लिया गया है। उसी ब्रॉडकास्ट में जेम्स को एक डरावने मास्क पहनी हुई लड़की दिखाई देती है, जो कि बड़ी ही अजीब सी आवाज में कुछ बोल रही थी, जो कि आम भाषा से थोड़ी सी अलग होती है, जिसको जेम्स समझ नहीं पाता। और ये जिस टेप को अभी जेम्स एनालाइज कर रहा था वो 3 मई 1987 की थी। असल में उस दिन किसी ने इस ब्रॉडकास्ट को हैक कर लिया था और इसके अंदर वो क्रीपी लेडी थी विद रोबोटिक मास्क। अब इस हैकिंग को सॉल्व करने के पीछे कई टीम्स लगी हुई थी। पुलिस और FBI भी इस केस के हैकर्स को पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो दोनों ही इस चीज में नाकाम रहती हैं। अब आगे एक और ट्विस्ट आता है जब जेम्स को पता चलता है कि इस हैकिंग के ठीक 7 दिन बाद यानी कि 10 मई 1987 को एक और शो हाईजैक हुआ था। अब जेम्स को इस हैकिंग की डिटेल्स चाहिए थी, लेकिन भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता था। खैर जेम्स का मानना था कि अगर उसको डिटेल्स मिल जाएंगी तो वो उन हैकर्स को भी पकड़ लेगा, लेकिन इसके दस्तावेज उसकी कंपनी के पास होंगे। इसी वजह से वो अपनी कंपनी में फोन कर उस ब्रॉडकास्ट की डिटेल्ड फाइल मांगता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उस ब्रॉडकास्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स FBI ने जब्त कर लिए थे और इस केस को दबा दिया गया था। जेम्स अब अपने दोस्त चेस्टर से 10 मई के ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करता है, तो उसके दोस्त चेस्टर से उसे 10 मई का टेप मिल जाता है। जेम्स अब अपने दोस्त से फोन पर बात कर ही रहा होता है कि तभी हम एक नकाबपोश लड़की को देख पाते हैं जो कि जेम्स पर नजर रख रही थी। जेम्स भी उसको खुद को नोटिस करते हुए देख लेता है, जिसके बाद में जेम्स घर पहुंचकर 10 मई 1987 के टेप को एनालाइज करता है, तो उसे एक बार फिर से कोई मास्क वाली लड़की दिखाई देती है। जेम्स अब इस चीज से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका था, क्योंकि वो इस चीज को अपनी वाइफ की डिसअपीयरेंस से लिंक कर रहा था। खैर तभी आगे उसको ये पता चलता है कि 1987 के बाद एक बार फिर से सिग्नल अटैक हुआ था, यानी कि सिग्नल हैक हुआ था। अब कुछ ही सालों के बाद में ये सिग्नल हैकिंग सैले स्पार्क्स नाम के शो में हुई थी, जहां पर इस केस पर स्टुअर्ट लिथगाउ ने FIR करी थी। इसी वजह से जेम्स अगले ही दिन स्टुअर्ट से मिलने जाता है, जहां पर स्टुअर्ट उसको ये बताता है कि 1987 के बाद जो 3rd सिग्नल हैकिंग हुई थी वो साल 1996 के 23 नवंबर को हुआ था। FBI की एजेंसी ने इस पर खूब इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा, जिस वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया था। अब यहाँ पर टोटल 10 सिग्नल इंट्रूजन्स हुए थे, लेकिन ये जो 3rd वाला था ना, बस यही था जिसके ऊपर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई थी, यानी कि इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब इसके बाद में उसकी नजर अपने हाथ पर बने हुए टैटू यानी कि उसकी वाइफ के मिसिंग डेट पर पड़ जाती है। दरअसल एक और ट्विस्ट ये था, जो कि 3rd सिग्नल हैकिंग हुई थी वो जेम्स की वाइफ के मिसिंग होने के एक दिन बाद ही हुआ था।
और इस बात से जेम्स को साफ तौर पर यह लग रहा था कि ये हैकिंग और उसकी वाइफ की जो मिसिंग है ना, वो दोनों ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं। फिर जेम्स इस पूरे केस के रूट तक चला जाता है और पूरी तरह से इसमें खो जाता है। वो फिर से 1987 के ब्रॉडकास्ट के टेप की रिकॉर्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा था, जहां पर वो मास्क लेडी कुछ बोल रही थी। क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, इसी वजह से जेम्स ऑडियो को थोड़ा मिक्सअप करता है और इको इंक्रीज करता है और उसको सुनने की कोशिश करता है। तो वहां पर वो लेडी ये कह रही होती है, आई फिक्स देम ऑल। अब जेम्स ने इसको अपने नोट पर लिखा ही था कि तभी उसको एहसास होता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है, लेकिन ये कौन था वो नहीं जानता था। कोई चुप चुप कर जेम्स को फॉलो कर रहा था। अब जैसे ही जेम्स को ऐसा फील होता है और तुरंत ही वो भागता हुआ बाहर जाता है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स अपने प्रोजेक्टर से रिफ्लेक्ट करते हुए उस वीडियो की फोटोज खींचने लगता है और ये उसका फेवरेट कैमरा होता है। और ये कैमरा वही कैमरा है जो कि स्टार्टिंग में उसने देखा था अपनी वाइफ के साथ में। खैर तभी उस फुटेज के अंदर उसको एक आदमी का रिफ्लेक्शन दिख जाता है और जेम्स यही बात स्टुअर्ट को बताता है और तब स्टुअर्ट उसको इस केस को डिनाई करने और दूर रहने को बोलते हैं। उसका ये कहना था कि ये हैकर्स का पूरा ग्रुप है और इन्हें पकड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन जेम्स यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि वापस वो उन फुटेजेस को देखने लगता है। तभी उसको एक मैसेज आता है जो कि किसी स्ट्रेंजर ने उसको भेजा था। वो स्ट्रेंजर अब जेम्स को एक बहुत बड़ी बात बताता है कि उसके पास में उस ब्रॉडकास्ट की सभी फाइल्स हैं जो कि FBI ने जब्त कर ली थी। और वो शख्स जो होता है वो जेम्स को एक लोकेशन भी भेजता है जहां पर उसे मिलना होगा। लोकेशन पर पहुंचते ही हम एक शख्स को देखते हैं जो कि बैठा हुआ जेम्स का ही इंतजार कर रहा होता है और ये भी बोलता है कि तुम वाकई में आ गए। अब वो शख्स जेम्स के साथ एक समझौता करता है कि FBI की फाइल्स के बदले उसे एक पैकेज को डिलीवर करना होगा। जेम्स ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको इस डील को मानना पड़ता है। तभी हम मूवी के एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम मैकएलिस्टर था। दरअसल मैकएलिस्टर ही वो शख्स होता है जिसके पास में FBI की जब्त की हुई फाइल्स थी और वो जो स्ट्रेंजर था वो सिर्फ एक एजेंट था जो कि इन दोनों को मिलवाने का काम कर रहा था। मैकएलिस्टर ये कहता है कि मैं भी उस ब्रॉडकास्ट के बारे में जानता हूँ, उन सिग्नल हैकर्स को खोजने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हालांकि मैं खुद तो इसमें नाकाम रहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस मिशन में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। जिसके तुरंत बाद ही मैकएलिस्टर वहां से गायब हो जाता है और यहाँ पर जेम्स अपने घर पर आता है जहाँ पर उसको वही फाइल्स मिल जाती हैं जैसा कि मैकएलिस्टर ने उसको प्रॉमिस किया था। अब वहां पर उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं और वहां पर जो मिसिंग लेडीज थी ना उनके बारे में भी उसको मिलता है और ये सारी बातें जेम्स स्टुअर्ट को बताता है। वो स्टुअर्ट को ये कहता है कि शायद से उसके पास में एक थियरी है, ये सारे के सारे जो इंट्रूजन्स है ना ये उन किडनैप्ड लेडीज के बारे में कन्फेशंस हैं। लेकिन स्टुअर्ट को फिर भी इन चीजों के ऊपर यकीन नहीं होता और हम देख पाते हैं कि वहां पर वही सेम लेडी जेम्स पर नजर रख रही थी। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जेम्स बार में जा रहा होता है कि तभी वो ये नोटिस करता है कि वो नकाब पोश लेडी उसका पीछा कर रही है, लेकिन इस बार जेम्स उसको देख लेता है और दोनों एक दूसरे को फेस भी करते हैं। जेम्स उस लड़की से पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि वो उन हैकर्स के ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जानती है और उसको काफी सारी डिटेल्स मालूम है। वो अपना नाम एलिस बताती है और क्योंकि वो घर से भाग गई थी इसलिए उसे स्टे चाहिए। उसका ये भी कहना था कि उसका हस्बैंड काफी अब्यूजिव था और इसलिए वो वहां से भाग गई। उसका ये कहना था कि वो जेम्स के साथ में रहेगी और बदले में वो उन हैकर्स के ग्रुप को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगी। जिसके बाद में जेम्स मॉर्निंग में उठता है और वो एलिस को 1987 वाली ब्रॉडकास्ट को देखते हुए देख लेता है। अब उस ब्रॉडकास्ट को देखते टाइम एलिस एक चीज नोटिस करती है, उसके अंदर एक मोर्स कोड होता है जिसको वो ट्रांसलेट करती है तो वहां पर एक कॉलिंग नंबर निकलकर सामने आता है। जेम्स और एलिस इस नंबर पर कॉल लगाते हैं तो उनको एक बहुत ही अजीब सी स्टैटिक वॉइस आती है। बेसिकली वहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं था और ये आवाज बिल्कुल ऐसी थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी। खैर इसके बाद में जेम्स घर जाता है तो वहां पर मैकएलिस्टर होता है और मैकएलिस्टर जेम्स को एलिस से दूर रहने को बोलता है और अजीब अजीब बातें करने लगता है। उसका ये कहना था कि एलिस उसका साथ नहीं देगी और वो उसको छोड़ जाएगी और इस तरह गायब होगी कि वो उसको कभी भी नहीं मिलेगी। इतने में तभी वहां पर एलिस आ जाती है और तभी मैकएलिस्टर जो होता है वो उसको देखकर बहुत डर जाता है और वहीं वो जेम्स को अलर्ट करने लगता है कि वो एलिस की बातों में बिल्कुल भी ना आए और उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। और तभी वो एक नाइफ निकालता है और अपनी गर्दन काट लेता है और वहीं पर मारा जाता है। शायद से ऐसा हो सकता है कि उसने एलिस के डर से ऐसा किया होगा। अब इससे जेम्स और एलिस दोनों ही डर जाते हैं। खैर अभी तक उन हैकर्स को जेम्स के घर का पूरा पता चल गया था और इसी वजह से घर पे रहना सेफ नहीं था। अब दोनों एक होटल में रहने जाते हैं और अगली सुबह जब जेम्स उठता है तो वो दूर खड़ी हुई एलिस को अर्ली मॉर्निंग लो वॉइस में बात करते हुए सुनता है और इस सिचुएशन को देखकर किसी को भी उस पर डाउट होगा और मरने से पहले मैकएलिस्टर ने भी उसको वार्न किया था। खैर अपना डाउट
डाउट क्लियर करने के लिए जेम्स एलिस से पूछता है कि वो इतनी सुबह किससे बात कर रही थी। तो इस पर एलिस ये कहती है कि वो उसी मोर्स कोड वाले नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस नंबर पर तो सिर्फ स्टैटिक वॉइस आ रही थी। खैर इसके बाद में एलिस जेम्स को ये बताती है कि ये टेलीफोन नंबर जो है ना वो किसी स्टोरेज यूनिट पर रजिस्टर्ड है। अब वो दोनों ही उस शहर के स्टोरेज यूनिट के पास में जाते हैं जहां पर वो टेलीफोन और उसके साथ में एक टेप था। खैर इसके बाद में जेम्स एक बार दोबारा उस पर कॉल करता है तो वही टेलीफोन रिंग करता है और उसी टेप से वो स्टैटिक सी वॉइस आती है। जिसके बाद में जेम्स उस दुकान के ओनर से उस टेलीफोन के ओनर का नाम और एड्रेस पूछते हैं, लेकिन वो दुकान का ओनर जो होता है वो इसके बारे में कुछ भी जानकारी देने से उनको मना कर देता है। लेकिन एक बात वो ये बताता है कि ये जो फोन है यहाँ पर 1987 से लगा हुआ है और उसके बाद से ही इसके बिल्स जो है वो हर महीने पे होते रहते हैं। लेकिन ऐसा कौन करता है, क्यों करता है, उसको नहीं पता। अब दोनों दुकान से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो ओनर दोबारा आता है जिसको एक कॉल आया था, और तभी वो उनके पास में दोबारा आता है और ये बोलता है कि तुम्हारी चिंता को देखते हुए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद में वो दुकान का जो मालिक होता है वो उस टेलीफोन और टेप के ओनर का नाम और एड्रेस दे देता है। वो दोनों अब उस टेलीफोन के ओनर के पास में पहुंचते हैं जिसका नाम स्टीफन मायर होता है। स्टीफन उनको ये बताता है कि उसे बचपन से ही हैकिंग का शौक था और वो ना बचपन से ही रिकॉग्निशन और किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था, मतलब उसको फेमस होने का शौक था। अब जब वो बड़ा हुआ तो ब्रॉडकास्ट हैक करना भी सीख गया था। अब उसने कुछ बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन भी दी थी इस बारे में। उस प्रेजेंटेशन में वहां पर कुछ रिच लड़कों का ग्रुप भी अवेलेबल था जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में और इस हैकिंग के बारे में उससे पूछा और सीखने में इंटरेस्ट दिखाया। जिसके बाद में उसने उन रिच लड़कों को भी सिग्नल हैकिंग सिखा दिया। वो ये भी बताता है कि इन सब का तुम्हारी वाइफ के मिसिंग होने से या फिर किसी भी लड़की के मिसिंग होने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन तभी हम स्टीफन के घर के एटिक से आती हुई कुछ आवाजों को सुन पाते हैं जिस पर जेम्स पूछता भी है कि ये क्या है, लेकिन स्टीफन इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो क्लियरली बोलता है कि यहाँ पर ऐसी आवाजें आती रहती हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन एलिस के लिए यहाँ पर ये केस बिल्कुल क्लियर हो गया था। एलिस का क्लियरली ये कहना था कि ब्रॉडकास्ट सिग्नल हैकिंग का उसकी वाइफ के मिसिंग होने से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि उसने स्टीफन की बातों पर यकीन कर लिया था। एलिस यहाँ पर जेम्स को कांग्रेचुलेट करती है कि हमने केस सॉल्व कर दिया है, लेकिन जेम्स को अभी भी इस चीज पर यकीन नहीं था। एक और अजीब सा हादसा ये होता है कि जब वो सो रहा होता है तो उसको एक बहुत ही भयानक नाइटमेयर आता है जहाँ पर ढेर सारे प्लास्टिक के हाथ होते हैं, वो उसको अपने अंदर खींच रहे होते हैं, यानी कि उसको डार्कनेस में धकेलने वाले होते हैं। और ये सब कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं ब्रॉडकास्ट इंट्रूजन्स की वजह से उसको ये सारे नाइटमेयर्स आ रहे थे। प्लस उसकी वाइफ के साथ में जो हुआ था ना, उस वजह से भी उसको ऐसा लग रहा होगा। खैर अगली सुबह जब होटल के रूम में जेम्स उठता है तो उसको एलिस कहीं पर भी नहीं मिलती, यानी कि एलिस उसको छोड़कर भाग गई थी जैसा कि उसको मैकेनिस्टर ने बोला था। एक और चीज होती है कि जिस व्यक्ति ने यानी कि जिस शॉप ओनर ने उसको मैकेनिस्टर के पास में कुछ देने के लिए भेजा था, वहां पर जो दुकान होती है वो बंद पड़ी हुई थी और वो एक क्राइम सीन एरिया बन गया था, यानी कि यहाँ पर भी अब उसको जवाब नहीं मिलने वाले थे। जेम्स इसके बाद में सीधा अपने घर पर जाता है और घर पहुंचकर वो ये देखता है कि उसके घर को किसी ने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो समझ जाता है कि ये काम उन्हीं हैकर्स का है और उसको एलिस भी उसी ग्रुप का हिस्सा लगती है। एक वियर्ड चीज ये होती है कि स्टार्टिंग में हमने जेम्स को अपनी बीवी यानी कि हैना की एक टेप देखते हुए देखा था जहां पर वो उसके साथ में भाग रहा होता है, लेकिन वो टेप वहां से गायब थी। लेकिन वहां पर उसको एक और टेप मिलती है जो कि हैना बैले 96 था। उसको वहां पर उसकी बीवी बैले डांस करते हुए नजर आती है, जिसके बाद में वही सिग्नल इंट्रूजन हो जाता है और वहां पर वही लेडी दिखाई जाती है जिसने कि अजीब सा मास्क पहना हुआ था। लेकिन तभी एक अजीब सा हाथ वहां पर आता है और वो उस लेडी के मास्क को उतार देता है और शॉकिंगली हमको पता चलता है कि वो कोई लेडी नहीं बल्कि कोई रोबोट है जो कि 83s में बनाई गई रोबोट्स थी। खैर वो उस टेप को रिवाइंड कर देखता है तो उसको एक हाथ दिखाई देता है जिसके ऊपर एक स्कार था जो कि उसके लिए एक हिंट था। खैर वो तभी स्टुअर्ट को कॉल लगाता है और उनको उस कार के बारे में और इस रोबोट के बारे में बताता है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उस फोन का जो कॉर्ड था ना वो निकला हुआ था, यानी कि ये कॉल कभी हुई ही नहीं और ये सब बस जेम्स के माइंड में था। और इस मोमेंट पर हम समझ पाते हैं कि जो जेम्स है ना वो बहुत ही ज्यादा डिल्यूजनल हो गया है इस केस को लेकर। लाइक उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। खैर अब जेम्स उस रिकॉर्डिंग को फिर से रिवाइंड करता है और उसको वहां पर एक फार्म टाइप का कुछ दिखाई देता है, यानी कि एक घर दिखता है जिसको वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है और उसको एक एड्रेस मिल जाता है। अब वो वहां पर जाता है और उसको वहां पर एलिस की हैट भी दिखाई पड़ती है, या फिर वो खाली एक ऐसी हैट थी जो कि एलिस की हैट की तरह दिख रही थी। जेम्स अब यहाँ पर ये समझ लेता है कि यही वो घर है जहाँ पर उसे इस हैकिंग की सच्चाई पता चलेगी। अब उस अबैंडन्ड हाउस के अंदर एक आदमी आता है जिसका नाम माइकल होता है। जेम्स उसके हाथ को नोटिस करता है और उसके हाथ पर भी वही निशान होता है जो कि उसने उस ब्रॉडकास्ट वाली वीडियो में देखे थे। जेम्स अब माइकल को ही किलर मान लेता है और उसे एक केज में बंद कर देता है। माइकल
माइकल उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और बार बार यही कहता है कि उसने बस वीडियो शूट किया है और उसने किसी भी लड़की या फिर उसकी वाइफ को नहीं मारा है। खैर अब माइकल जेम्स को एक ऐसी जगह पर ले जाता है, यानी कि अपने बैकयार्ड में, जहां पर उसको वही सैली मास्क मिलता है, यानी कि वो ब्रॉडकास्ट इंट्रूजन वाला मास्क जो होता है, जो कि उस लेडी ने पहना हुआ था, यानी कि वो जो रोबोट्स वगैरह थे। आसपास का जो माहौल था वो बिल्कुल वीडियो जैसा ही था। खैर अब जेम्स उससे कुछ कन्फेशन करवाता है और उसको रिकॉर्ड कर लेता है और माइकल भी उसको मजबूरी में रीड करता है। कभी तो वो ये कहता है कि ये उसके डैड ने किया है, कभी वो बहुत ही बच्चों जैसी बातें करने लगता है। बेसिकली यहाँ पर मुझको माइकल भी थोड़ा सा साइको लग रहा था। लाइक मास्क पहनते ही उसके अंदर एक अजीब सी पर्सनैलिटी आ जाती है। खैर जेम्स बार बार उससे उन लड़कियों के गायब होने के बारे में पूछता है, लेकिन माइकल भी बार बार यही रिपीट करता है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसके अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि जेम्स जो होता है वहां पर एक गड्ढे को फिल कर रहा होता है, जिसका मतलब यह है कि उसने माइकल को जान से मार दिया होगा। जेम्स अब काफी खुश हो जाता है कि उसने अब केस को सुलझा लिया है और वही एक ऐसा लौता इंसान है जिसने इस केस को सॉल्व किया है। वो खुद पर बहुत ही ज्यादा प्राउड कर रहा था। लेकिन तभी उसको अपने ट्रंक के अंदर एक और टेप मिलती है जिस पर लिखा हुआ था फाइनल ब्रॉडकास्ट, और उस ट्रंक के अंदर हम वही सैले मास्क को भी देख पाते हैं जो कि ये लोग डिस्टॉर्जन के टाइम पे यूज करते थे। खैर जेम्स अब अपनी कार को लेकर उस अबैंडन हाउस से निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से ही एक लेडी अपीयर हो जाती है जो कि बिल्कुल एलिस जैसी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उस लेडी से उसकी टक्कर होती है तो वो एक रोबोट में बदल जाती है। जेम्स अब कार से बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि आखिरकार उसने किस लड़की को गलती से टक्कर मार दी है। बाहर जाकर वो ये देखता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि वही रोबोटिक गर्ल है जिसको उसने उसी ब्रॉडकास्ट में देखा था। लेकिन उस रोबोट गर्ल को देखते ही जेम्स को कुछ अजीब सा होने लगता है। वो अपने हेड को ऐसे चकराने लगता है जैसे कि उसे कुछ चीजें याद आ रही हों। अब आपको ये लगेगा कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, लाइक हैकर्स वाकई में थे भी या फिर नहीं, या फिर ये सब हुआ क्या है। तो मेरे हिसाब से जो इसकी एंडिंग है ना वो ये कहती है कि जो है ना यानी कि इसकी वाइफ जो थी उसको इसने खुद ही मारा था, क्योंकि इसको कुछ भी याद नहीं था कि इसकी बीवी दिखती कैसे है या फिर वो मरी कैसे थी। वो बस एक ही बात बोलता है कि ब्रिज, स्काई, एम्प्टी कार, उसको बस इतना ही याद था। कभी वो ये बोलता था कि उसकी बीवी भाग गई है, यानी कि उसकी बीवी डिसअपियर हो गई है। एक तरफ ये बोलता है कि उसको खाली ब्रिज याद है, गाड़ी याद है, वहां पर लाश नहीं थी, ये नहीं थी। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डिल्यूजनल था। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर हैकर्स का उस ब्रॉडकास्ट इंट्रूजन से और इसकी बीवी की डिसअपियरेंस से कोई भी लिंक नहीं है। वो एक ऐसे दर्द से कोप अप करना चाह रहा था जहां पर वो खुद को हीरो दिखाना चाहता था। और मुझको ऐसा लगता है कि जो जेम्स है ना वो बहुत ही बड़ा अब्यूजिव हस्बैंड था। लेकिन ऐसा किस लिए? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो स्टार्टिंग वाली हैना की टेप है इसकी फोटो देखिए, बेले वाली फोटो देखिए और एलिस की फोटो देखिए, ये बिल्कुल सेम कैरेक्टर हैं। और डायरेक्टर ने भी ये चीज कंफर्म करी है कि ये जो तीनों कैरेक्टर है ना, यानी कि अलग अलग टाइम में ये तीनों जो हैं, यहाँ पर ये सेम ही एक्ट्रेस है। और एलिस ने उसको साफ साफ ये कहा था कि उसका हस्बैंड काफी अब्यूजिव है और वहां से वो भाग कर आ गई है। और एक चीज और कि जब भी जहां एलिस नाम आता है ना तो वो काइंड ऑफ एक फेरी टेल जैसा होता है। और मूवी के एंडिंग सीन में जब वो एलिस को यानी कि अपनी बीवी हैना को टक्कर मारता है तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि उसने ही अपनी बीवी को किसी हादसे में मार दिया होगा या फिर उसने तंग आकर सुसाइड कर लिया होगा, जिसके दर्द से कोप अप करने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहा था। लाइक वो खुद को हीरो दिखाना चाहता था अपनी बीवी के इस मिस्टीरियस चीज को सॉल्व करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको पहले की कोई भी चीजें याद ही नहीं थी, जो कि बहुत ही अजीब सी चीज है। तो मुझको ये लगता है कि वो रियलिटी को और ड्रीम्स को मिक्स कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि वाकई में होंगी ही नहीं, खाली वो उसके माइंड में चल रही होंगी। और अब तो मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर ये जो सारी की सारी टेप्स हैं ये वाकई में उसको दिखी भी थी या फिर खाली ये उसका इल्यूजन था। यहाँ पर दो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज हैं। लाइक एक तो वो हैकर वाला है और यहाँ पर इसकी बीवी का डिसअपियरेंस है। अब असल में हुआ यह है कि जब 3 बार ब्रॉडकास्ट इंट्रूजन हुआ था तब एक लड़की गायब हुई थी और वहां पर हैना का भी नाम था। तो यहाँ पर जेम्स ने उसको एक थ्योरी की तरह ले लिया और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसने बनाई थी कि इन्हीं हैकर्स ने उसकी बीवी को और उन लड़कियों को किडनैप किया है। लेकिन जो आखिरी का सीन है ना वो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि उसने ही अपनी बीवी को खुद मारा होगा। अदरवाइज उसको अपनी बीवी का फेस और एलिस का फेस उसमें क्यों दिखा था? और उन टिप्स के अंदर भी उसको अपनी ही बीवी का चेहरा दिख रहा था जो कि एलिस से मैच करता है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि एलिस यहाँ पर कोई रियल लड़की तो नहीं थी, वो पक्का उसकी इमेजिनेशन होगी। अब आप ये कहेंगे कि मैकेनिस्टर ने उसको एलिस से दूर रहने को क्यों बोला था? तो भाई यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि ये सारी चीजें हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे। हो सकता है कि मैकेनिस्टर ने ऐसा कुछ कहा ही ना हो, और अगर मैकेनिस्टर वहां पर मारा जाता तो पुलिस केस तो होता, वो जेम्स को ढूंढते हुए तो आते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब अपनी सैनिटी को सही करने
करने के लिए उसने एक बंदे को भी जान से मार दिया। और भाई देखो, इस मूवी की जो एंडिंग वगैरह है ना, वो बिल्कुल एम्बिग्यूअस है और बहुत ही ज्यादा ओपन है। तो आपको इसको जिस तरह से इंटरप्रिटेट करना है आप वैसे इसको कर सकते हो। और यही डायरेक्टर ने बोला है कि इसकी एंडिंग जैसा मर्जी आप चाहो वैसा रख सकते हो। लेकिन जो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग थियोरी है वो यही कहती है कि जेम्स जो था वो पागल हो गया था। पक्का उसने अपनी बीवी को खुद मारा होगा। अदरवाइज स्टार्टिंग में जब उसने अपनी बीवी की वीडियो टेप्स देखी थी तो वहां पर उसने सेम रोबोटिक लड़की का फेस कैसे देख लिया, क्योंकि जब तक उसने कोई भी ब्रॉडकास्ट इंट्रूजन नहीं देखा था। और एंडिंग सीन में उसने जिस रोबोट को ठोक दिया था उससे पहले उसको अपनी बीवी और एलिस का चेहरा ही क्यों दिखा। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि भैया वो बिल्कुल साइको हो गया था। इस साइकोनेस के चक्कर में उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, जबकि उसको 3 वार्निंग मिल चुकी थी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसने फिर भी ऐसा ही किया। वो अपने काम को छोड़कर इस फालतू के केस के अंदर उलझ गया था। उसको रियलिटी और नाइटमेयर्स और ड्रीम्स के बीच में पता ही नहीं चल रहा था कि असलियत है क्या। अब आप ये सोचेंगे कि उसका जो घर था और उसका होटल का जो रूम था वो तबाह कैसे हो गया था। तो हो सकता है ये भी उसने खुद ही किया होगा। मेंटल ब्रेकडाउन के चलते उसने ये कर दिया हो, कौन सी बड़ी बात है। तो मुझको तो ये मूवी जो है वो जेम्स की वन साइडेड इमेजिनेशन लगती है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। लाइक ये हैकिंग वाला केस और उसकी बीवी की डिसअपीयरेंस का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी थ्योरीज और सारी चीजें पसंद आई होंगी। ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी है और ये वाकई में आपके दिमाग को चलने के लिए काफी मजबूर कर देती है। अब बात करें रियल केस के बारे में तो ये वक्त होता है 22 नवंबर 1987 का, जब एक रात मैक्स हेडरूम सिग्नल हाईजैकिंग हो जाती है। यहाँ पर दो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो होते हैं ना शिकागो के अंदर, उनको हाईजैक कर लिया जाता है। जहाँ पर अनआइडेंटिफाइड पर्सन होता है, उसने मैक्स हेडरूम मास्क और कॉस्ट्यूम पहना होता है। उसके साथ में एक डिस्टॉर्टेड ऑडियो भी होती है और साथ ही साथ वहां पर मैक्स हेडरूम की जो ज्योमेट्रिक बैकग्राउंड इफेक्ट होता है ना, वो उसको मिमिक कर रहा होता है। रात के करीब 9 बजे ये चीज हुई थी और करीबन 25 सेकंड के लिए हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि एफसीसी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी डेकेड्स तक कल्प्रिट्स पकड़े नहीं गए थे और उनको पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था। अब दूसरा जो आता है ना, वो है कैप्टन मिडनाइट ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन। 27 अप्रैल 1986 को अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बिजनेस ओनर जॉन आर मैकडूगल, जिसको सूडो नाम यहाँ पर दिया गया है कैप्टन मिडनाइट, उन्होंने HBO यानी कि होम बॉक्स ऑफिस सैटेलाइट सिग्नल को बहुत ही ज्यादा जैम कर दिया था। जिस वक्त एक शो चल रहा था द फाल्कन एंड द स्नोमैन, ये जो ब्रॉडकास्ट इंट्रूजन हुआ था वो पूरे 4.5 मिनट का हुआ था। जी हाँ, जो पिछला वाला था वो 25 सेकंड के लिए था, लेकिन ये वाला 4.5 मिनट के लिए था। और कम से कम ये सिग्नल इंट्रूजन 7.3 मिलियन लोगों ने उस वक्त देखा था। अब इसके बाद में जब इसके बारे में इंक्वायरी वगैरह करी गई तो FCC और FBI ने मिलकर यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट चीजें करी थी, जिसके बाद में जो मैकडूगल थे उन्होंने खुद ही उनको सरेंडर कर दिया था। लेकिन उस वक्त ये सारी चीजें इतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं मानी जाती थी, जिसके बाद में उनके ऊपर मात्र $5,000 का फाइन हुआ था और 1 साल के लिए उनको प्रोबेशन में रखा गया था। और जो उनका एमेच्योर रेडियो लाइसेंस था उसको 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया था। तो देखा जाए तो इतना सीरियस क्राइम करने के लिए वो काफी सस्ते में छूट गए थे। तो दोस्तों ये थी वो रियल स्टोरीज जिनके ऊपर यहाँ पर ये कहानी बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्ट भी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के ऑसम कंटेंट के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए